Hello aspirants, welcome to Study Smart IAS PCS. In today's lecture, we will talk about Budget 2025. अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, और फिर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमी के लिए बेटर कौन सा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इंक्रीज होना या कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंक्रीज होना, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, रिबेट क्या होता है, चलो मार्जिनल टैक्स रिलीफ क्या होता है, ये कुछ बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप जब भी बजट पढ़ोगे, आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे, रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज टू पढ़ोगे, तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि बजट आपके अंदर तक घुसे, आपको समझ आए, आप एक सिटीजन के तौर पे बजट को लेके अवेयर रहो और एग्जाम में जब क्वेश्चंस आए तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी कैपेबल रहो। तो इसीलिए हम आज के बजट को फैक्ट्स और नंबर्स के बेसिस पे तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ सब्सटैंटिव मैनर में भी पढ़ेंगे। आपको पूरे बजट का कोर पता होना चाहिए कि क्या क्या बेसिक फैक्ट्स हैं, क्या क्या मेजर एरियाज ऑफ फोकस ऑफ गवर्नमेंट हैं, क्या क्या फाइनेंशियल इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट की क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं ऑल सेक्टर्स में। ये सभी चीज़ें आपको आज के लेक्चर में पता चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जानते हैं बजट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले जान लो कि इस साल का जो बजट है उसकी थीम क्या है। उसकी थीम है सबका विकास। अब सबका विकास का जो ब्रॉड मतलब है वो क्या है। सबका विकास का ब्रॉड मतलब है कि सबसे पहले तो बैलेंस्ड ग्रोथ इन ऑल रीजन, ठीक है। और दूसरा मतलब क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ आपको पता है ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ऑफ ऑल सेक्शन, सभी सेक्शंस को साथ में इंक्लूड करना, ठीक है, ग्रोथ में। तो ये सबका विकास का ब्रॉड मतलब है, ठीक है। बाकी बजट के बारे में पॉलिटी के एस्पेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है कि प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखेंगे। अच्छा, जो बजट वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो बजट होता है, ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये डील किससे करता है, रिसीट्स से और एक्सपेंडिचर्स से, ठीक है। अच्छा, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। यानी कि जो अभी बजट है वो पार्लियामेंट में पेश हुआ है, ठीक है, अभी बजट पास नहीं हो गया है, ठीक है। अब इस पर डिस्कशन चलेगा, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, ये सब चीज़ें होंगी। अभी बस प्रेजेंट किया गया बजट, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया तब से जो है वो लागू होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। अब देखो 2017 तक क्या होता था कि 2 बजट्स होते थे, 2 बजट पेश किए जाते थे, एक रेलवे बजट और एक जनरल बजट। ऐसा कब से हो रहा था, 1924 से एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐसा शुरू हुआ था, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पे, एक्वर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐसा होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन 2017 से सिर्फ एक ही बजट है, यूनियन बजट, इसी में रेलवे बजट भी मर्ज कर दिया जाता है। अच्छा, बजट का डिपार्टमेंट देखता कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डील्स विद द प्रेजेंटेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी ये जान लो कि बजट का प्रोसेस क्या होता है पास करवाने का, हाउस से, पार्लियामेंट से, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताया ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है हाउस में, ठीक है। उसके बाद उस पर जनरल डिस्कशन होता है दोनों हाउसेज में, बोथ हाउसेज में उस बजट पे जनरल डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन के बाद हाउस को कुछ हफ्तों के लिए एडजर्न कर दिया जाता है, ठीक है। अभी देखना कुछ दिनों के लिए हाउस और एडजर्न हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है बजट, वो स्क्रूटनाइज करती है मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री कितनी डिमांड कर रही है, उन सबको स्क्रूटनाइज करती है स्टैंडिंग कमेटी। अब स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है, एडहॉक कमेटी क्या होती है, ये सब मैंने आपको अपने पॉलिटी पीटी 365 वाले लेक्चर में बताया है, आप उसमें जाके अच्छे से देखना, इन सब का डिफरेंस मैंने उसमें समझा रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटनाइज कर लेती है तो फिर से डिटेल डिस्कशन होता है लोकसभा में, ठीक है। और जो कुछ मिनिस्ट्रीज जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनकी कितनी उनको ग्रांट मिलनी चाहिए, उनकी जो डिमांड है उस पर डिस्कशन होता है और उस पर वोटिंग होती है। ऐसा सिर्फ कुछ सर्टेन मिनिस्ट्रीज़ के लिए होता है जो इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी सारी मिनिस्ट्रीज़ की डिमांड को एक साथ क्लब कर दिया जाता है उसके बाद, और सब पे एक साथ वोटिंग हो जाती है।
ठीक है। और इस तरह से फाइनली अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल हमारे हाउस में पास हो जाता है। अब आप सोचोगे अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल में अंतर क्या है। अप्रोप्रिएशन बिल होता है जो एग्जीक्यूटिव को अलाउ करता है, एग्जीक्यूटिव को अलाउ करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी निकालने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, ठीक है, विड्रॉ करने के लिए अलाउ करता है कौन, अप्रोप्रिएशन बिल, विड्रॉ मनी फॉर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और वहीं फाइनेंस बिल क्या करता है, फाइनेंस बिल टैक्सेशन रिलेटेड इशू से डील करता है, ठीक है। बाकी डिटेल में पॉलिटी में पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिलहाल इतना जान लो कि मोटा मोटा अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल में डिफरेंस होता है और ये इस प्रोसेस के थ्रू ये पास होते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं बजट 2025-2026 के बारे में पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअली ये बजट बात किस बारे में कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, अ कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज़ इट्स पीपल, ठीक है। ये बात एक तेलुगु पोएट है, तेलुगु पोएट, उन्होंने कही थी, बहुत फेमस तेलुगु पोएट थे, गुराजादा अप्पा राव, ठीक है। इन्होंने इस बात को कहा था। इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं कि कंट्री इज़ नॉट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज़ इट्स पीपल, मतलब कहीं ना कहीं एसेंस ऑफ वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट की बात कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि इस बार हम सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, ठीक है। सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं। कंट्री इज इट्स पीपल, ठीक है, वी द पीपल, प्रियम्बल में पढ़ते हो ना, सब कुछ हमने बनाया है, हमारा देश, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने बनाया है, तो ज़्यादा पॉलिसीज़ भी हमारे लिए होनी चाहिए। हमारा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज़ लेकर आई है गवर्नमेंट इस बार, तो ये कन्वे करना चाह रही है गवर्नमेंट थ्रू दिस कोड, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट ने अपनी डेवलपमेंट की जर्नी की बात की है। अब आपको कहीं जर्नी करनी है, ठीक है, तो आपको कोई गाड़ी चाहिए होगी। अगर आपको जर्नी स्टार्ट करनी है तो उस गाड़ी में कुछ इंजन होंगे ना, बिना इंजन के तो गाड़ी चलेगी नहीं। आपकी जर्नी कैसे होगी अगर इंजन्स नहीं होंगे। तो वैसे ही कुछ इंजन्स बताए हैं डेवलपमेंट की गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के 4 इंजन्स बताए हैं, 4 इंजन्स बताए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने। पहला इंजन क्या है, एग्रीकल्चर है, ठीक है। फर्स्ट इंजन क्या बताया गवर्नमेंट ने, एग्रीकल्चर बताया है। क्यों, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, 18.3% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर, राइट। 43% लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है हमारे देश का, ठीक है। वहीं एमएसएमई की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंजन है डेवलपमेंट का। कैसे, क्योंकि एमएसएमई को कहा जाता है लाइफ एंड ब्लड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर एमएसएमई नहीं हो तो इंडियन इकोनॉमी का लाइफ एंड ब्लड ही नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरा 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है एमएसएमईज का टोटल जीडीपी में, ठीक है। और 40% एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई का, ठीक है। समझ रहे हो कितना मेजर रोल प्ले करती है एमएसएमई हमारी इकोनॉमी में। वहीं इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपको पता ही है। इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है, तो इस पर ग्रोथ एंड डिमांड इन इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में डिमांड और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल एसेट्स में भी करना चाहिए और सोशल एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पता होनी चाहिए। और एक्सपोर्ट्स तो पता ही है, ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट्स, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का भी हमारे देश की अर्निंग से सीधा सीधा रिश्ता है, ठीक है। कोई भी देश जितना एक्सपोर्ट करेगा उतना ज़्यादा अमीर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये 4 मेजर इंजन्स हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। ये बजट में कहा गया है। अब अगर कोई किसी गाड़ी में कोई इंजन है तो उस इंजन को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए होगा ना। तो देखो यहाँ फ्यूल की बात की गई है, तो वो फ्यूल क्या है, इन इंजन्स को रन करने के लिए फ्यूल क्या है कि इन सभी सेक्टर्स में पहले तो रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है ना कैसे ये चीज़ें लिंक हो रही हैं। इन सभी इंजन्स में एक फ्यूल डालो पहले रिफॉर्म्स का, ठीक है। रिफॉर्म होने चाहिए इन सभी सेक्टर में, एमएसएमई में, एग्रीकल्चर में, इन्वेस्टमेंट में, एक्सपोर्ट्स में रिफॉर्म होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपका फ्यूल पड़ गया और गाड़ी इंजन के साथ आगे बढ़ गई तो आपको एक गाइड करने वाला कोई होना चाहिए ना, किस रास्ते पे जाना है। तो वो गाइडिंग स्पिरिट क्या है, इंक्लूसिविटी, ठीक है। वही सबका विकास, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। ये हमारी गाइडिंग स्पिरिट होगी उस गाड़ी की, जो गाड़ी आगे बढ़ चुकी है उसकी गाइडिंग स्पिरिट क्या है, इंक्लूसिविटी है, ठीक है। और गाड़ी की मंजिल कहाँ है, हम जा किस तरफ आए हैं, इंजन में फ्यूल डलवा के, इन सभी इंजन्स के साथ फ्यूल डलवा के ये गाइड हमें ले कहाँ जाना चाह रहा है, ये हमें हमारी डेस्टिनेशन पर जाना चाह रहा है, जो डेस्टिनेशन है विकसित भारत की डेस्टिनेशन। समझ रहे हो। अब प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस बार बजट में मेंशन भी कर दिया है कि विकसित भारत के ब्रॉड प्रिंसिपल्स क्या हैं, ब्रॉड प्रिंसिपल्स, ठीक है।
ब्रॉड प्रिंसिपल्स क्या हैं विकसित भारत के? तो ब्रॉड प्रिंसिपल्स याद रखो विकसित भारत के ये हैं, ठीक है। सबसे पहला तो है ज़ीरो पॉवर्टी, हमें ज़ीरो पॉवर्टी चाहिए, ठीक है। 100% गुड क्वालिटी एजुकेशन चाहिए विकसित भारत में। 100% स्किल्ड लेबर और उनसे रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शंस अगर प्लेन्स में आ गए तो आप सोचोगे इतना एक्सट्रीम तो नहीं हो सकता, ठीक है। आप रॉन्ग मार्क कर दोगे अगर आपने बजट की स्पीच नहीं सुनी होगी तो, बट एक्चुअली यही प्रिंसिपल्स हैं विकसित भारत के। हमें ज़ीरो पॉवर्टी चाहिए, 100% गुड क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, 100% स्किल्ड लेबर चाहिए, 70% वुमेन हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में चाहिए। याद रखना 70% वुमेन कहाँ चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनका पार्टिसिपेशन चाहिए। और फार्मर्स को हेल्प करनी है हमें इंडिया को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाने में, ठीक है। फार्मर्स हमारी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ हमें क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर का एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं विकसित भारत के। तो अगर प्रीलिम्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दे विकसित भारत और कुछ उल्टी पुल्टी बात लिखी रहे तो इन 6 पॉइंट्स को याद रखना। विकसित भारत के मेजर ब्रॉड प्रिंसिपल्स यही हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक इंट्रोडक्शन हमारे बजट का, ठीक है। बाकी कुछ और बातें कही गई हैं, जैसे कि ये जो विकसित भारत है इसकी एस्पिरेशंस क्या होंगी, आकांक्षाएं क्या होंगी विकसित भारत की, ठीक है। तो विकसित भारत की जो पहली एस्पिरेशन है वो है टू एक्सेलरेट ग्रोथ। ग्रोथ क्यों एक्सेलरेट करनी ज़रूरी है? ग्रोथ इसलिए एक्सेलरेट करनी है क्योंकि मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर लाना है लोगों को। मिडिल इनकम ट्रैप से क्या करना है? बाहर लाना है, सो दैट लोगों के पास हाई पर कैपिटा इनकम हो। मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकलेंगे तो हाई पर कैपिटा इनकम होगी, और हाई पर कैपिटा इनकम होगी, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी वो इनकम, तभी देश आगे बढ़ेगा ना। तो इसलिए हमें ग्रोथ को बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा, टू सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्यों करना है? ताकि एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। सब स्टेक होल्डर बने कंट्री की ग्रोथ में, इसलिए हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, ठीक है। थर्ड है इन्हांस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडिया राइजिंग मिडिल क्लास, ठीक है। जो राइजिंग मिडिल क्लास है इंडिया का, उसको हमें इसकी स्पेंडिंग पावर को इन्हांस करना है, राइट। अब क्यों इन्हांस करना है मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर को? क्योंकि अगर मिडिल क्लास के हैंड्स में मनी होगी, उनके हाथ में अगर पैसा होगा, तो वो कंज्यूम ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। कंजम्पशन बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा? उनकी सेविंग्स बढ़ेंगी। अगर मिडिल क्लास के पास पैसा है तो उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी, उनकी सेविंग्स बढ़ेगी, और कंजम्पशन और सेविंग दोनों बढ़ने से कहीं ना कहीं इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होती है, ठीक है। डिमांड जनरेट होती है, जो कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। इसलिए स्पेंडिंग पावर मिडिल क्लास की बढ़ानी है, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ावा देना है। ध्यान रहे कि हम इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, ताकि वो इन्वेस्ट करें हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। और अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल इस बार बजट में बोला है ना कि 12 लाख तक जिनकी सैलरी है उनको नो टैक्स, ज़ीरो टैक्स, ठीक है। अब ये कैसे ज़ीरो टैक्स है वो मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल इतना याद रखना, ठीक है, कि ये सब क्यों किया गया है, ताकि हाउस होल्ड में सेंटिमेंट्स जगें, अपलिफ्ट हो सेंटिमेंट्स के, ठीक है भाई अब तो हमें ज़ीरो टैक्स देना है, ठीक है। तो मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत की बात की गई है, ठीक है। बाकी देखो, तो ये क्या हो गया? एस्पिरेशन हो गया विकसित भारत की। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन जो बजट का बेसिक था और विकसित भारत का, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं और क्या क्या कहा गया बजट में, ठीक है। देखो इस बार का जो बजट है ना वो फोकस कर रहा है ज्ञान की थीम पे, GYAN, ठीक है। GYAN ज्ञान का मतलब G से फॉर गरीब, Y फॉर यूथ, A फॉर अन्नदाता एंड N फॉर नारी, ठीक है। इन 4 सेक्शंस पे फोकस करना है, नारी पे, अन्नदाता यानी फार्मर्स पे, यूथ पे उनके एम्प्लॉयमेंट और स्किल्स पे, और गरीब को अपलिफ्ट करने में। इन चारों का मेन फोकस है। ये हमारे क्या है? डेवलपमेंट मेजर्स के फोकस हैं, ज्ञान, ठीक है। तो ये ज्ञान याद रखना। बाकी आप देखते हैं कि रूरल प्रॉस्पेरिटी और एग्रीकल्चरल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं बजट में। सबसे पहला जो स्टेप लिया है वो है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। धन धान्य कृषि योजना बढ़ाना है। इसके तहत क्या किया जाएगा? एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को डेवलप किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा कि कुछ ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट चुना जाएगा जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। जिनकी प्रोडक्टिविटी क्या है? बहुत लो है, वहाँ की ज़मीन पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो नहीं पाती, या किसी रीज़न से वहाँ उस रीजन में ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है। तो ऐसी 100 डिस्ट्रिक्ट चुना जाएगा
और उन पे वर्क किया जाएगा। वहाँ के फार्मर्स को इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे और तरह तरह का असिस्टेंस दिए जाएंगे, लोन्स दिए जाएंगे, ताकि वो वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकें। 1.7 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करने का टारगेट रखा गया है इस स्कीम के थ्रू, ठीक है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत। बाकी इन्हांस क्रेडिट थ्रू KCC, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्रेडिट और ज़्यादा मिलेगा। इसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म लोन्स मिलेंगे 7.7 करोड़ फार्मर्स को, ये याद रखना, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड वाली बात। अच्छा, ये जो 7.7 करोड़ फार्मर्स हैं, इसमें फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स, ये सब भी इंक्लूड होंगे, ठीक है, इनको 5 लाख ज़्यादा लोन मिलेगा। तो ये चीज़ें याद रखना कि किसान क्रेडिट कार्ड का जो इन्हांस लोन है, लोन की लिमिट बढ़ा के 5 लाख बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो इन्हांस क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, ये चीज़ याद रखना। बाकी मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कॉटन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। कितने साल का मिशन है ये? 5 ईयर्स का मिशन है, ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ सके कॉटन फार्मिंग में, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मखाना बोर्ड बिहार में खोला जाएगा। मखाना बोर्ड बिहार में क्यों खोला जा रहा है? बिकॉज बिहार कहीं ना कहीं 90% फॉक्सनेट को सप्लाई करता है, ठीक है, मखाना को फॉक्सनेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, और बताओ ये चीज़ कि मखाना बनता कैसे, ठीक है, ये भी बताओ कि हाउ मखाना इज़ प्रोड्यूस्ड, किस चीज़ से बनता है मखाना, कमेंट्स में बताओ अगर आपको पता है तो, ठीक है। बाकी मखाना बोर्ड इन बिहार टू बी सेट अप टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन। देखो, रिसेंटली मखाना को लेकर सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अवेयरनेस जागी है लोगों में कि ये बहुत न्यूट्रिशियस फूड होता है। तो बिहार से ही सारे 80-90% मखाना पूरे देश में सप्लाई होता है। तो वहीं पे एक बोर्ड बनाया जाएगा, मखाना बोर्ड, ठीक है, उसको प्रोड्यूस इंप्रूव करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए, उसके वैल्यू एडिशन के लिए एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स को डेवलप करने के लिए एक नेशनल लेवल में मिशन बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। इसमें मेनली आपको 2 चीज़ें ज़्यादा फोकस रखनी है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना क्या है और मखाना बोर्ड बिहार में है, बस, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। हमें पल्सेस में आत्मनिर्भरता लानी है, ठीक है। अभी तक हम राइस और व्हीट में तो आत्मनिर्भर हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर ही नहीं, हम ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं राइस और व्हीट में। इस वजह से इतना ज़्यादा राइस और व्हीट कल्टिवेट करते हैं कि हमारे सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा वाटर यूज़ करती हैं वो क्रॉप्स, ठीक है। और पल्सेस में भी हम नंबर 1 के प्रोड्यूसर हैं, इंडिया है नंबर 1 प्रोड्यूसर है पल्सेस में भी, मगर इतनी ज़्यादा कंजम्पशन है इंडिया में पल्सेस की कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है पल्सेस। हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है। किस किस चीज़ों में? पल्सेस में और ऑयल सीड्स में। तो हमें अपने पल्सेस पे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ठीक है। 6 ईयर का मिशन लॉन्च किया गया जिसमें तूर, उड़द और मसूर, ठीक है, तूर, उड़द और मसूर में हमें क्या करना है? आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। इसके तहत जो भी करना पड़े, प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना है उन दालों का, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स डेवलप करनी है, उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है। ये सब चीज़ें की जाएंगी मेनली इन 3 तरह की दालों को प्रोड्यूस करने के लिए। 6 ईयर का मिशन है, ठीक है, हमें पल्सेस में आत्मनिर्भर बनना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये भी ध्यान रखना है कि जब हार्वेस्ट हो जाए उसको स्टोर कैसे करना है। मेजर रीज़न यही है कि स्टोरेज की कमी है हमारे इंडिया में, स्टोर कैसे करना है, ठीक है। बाकी उसका रिम्यूनरेटिव प्राइस कैसे देना है फार्मर को, ये सब चीज़ें हमें पल्सेस के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के जो पोस्ट ऑफिसेस हैं उनको यूज़ किया जाएगा एट अ कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी। ये कैसे करेंगे? देखो, गवर्नमेंट को ये पता है कि जो पोस्ट ऑफिस हैं वो सालों से देश के कोने कोने में ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो अगर अपनी सर्विसेज गांवों तक पहुंचानी है, रूरल इकोनॉमी तक पहुंचानी है अपनी सर्विसेज, या उनका यूटिलाइज करना है, तो पोस्ट ऑफिस को एक मीडियम बनाया जा सकता है बहुत अच्छा। तो रूरल कम्युनिटी हब बनाया जाएगा, ठीक है। बाकी किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना है, इंश्योरेंस सर्विसेज देनी है, क्रेडिट सर्विसेज देनी है, वो सब कुछ पोस्ट ऑफिस के थ्रू किया जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस को एज अ कैटलिस्ट बनाने की तैयारी चल रही है फॉर रूरल इकोनॉमी, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस, अगर कोई स्टेटमेंट आए कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू क्लोज ऑल द पोस्ट ऑफिस एज दे आर नो मोर रेलिवेंट इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया, तो ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस को गवर्नमेंट अब गाँवों के वेलफेयर के लिए यूज़ करेगी, गाँवों तक बेसिक फैसिलिटीज़ पहुँचाने के लिए यूज़ करेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पोस्ट ऑफिस की इंपॉर्टेंस पता चल गई। बाकी एक और प्रोग्राम है रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम, ठीक है, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। ये एक मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम होगा, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे बहुत सारे यूथ हैं वो फार्मिंग में लगे हुए हैं गाँव में, ठीक है, फार्मिंग करते हैं, ओके। अब कहने को तो एम्प्लॉयड है, फार्मिंग कर रहे हैं, बट उतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है उस खेत में, तो वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और उस इशू को एड्रेस करने के लिए, उन यूथ को स्किल करने के लिए, उनको और MSME खोलने में मदद करने के लिए, उनको कुछ ऐसी स्किल सिखा दो कि वो कुछ और भी कर सकें, या फिर अपने एग्रीकल्चर में ही कुछ इनोवेशन कर सकें। ऐसी चीज़ों के लिए
एक रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम बनाया जाएगा। ये मल्टी सेक्टोरल अप्रोच होगा, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इसके मिलकर इसमें काम करेंगे। तो ये अलग तरह की एक स्कीम होगी, ठीक है। बजट में इसकी बात की गई है। बाकी और देखो, माइक्रो एंटरप्राइजेज है ना, उनको क्रेडिट कार्ड देने की बात की गई है। माइक्रो एंटरप्राइजेज को क्रेडिट कार्ड देने की बात की जा रही है। क्यों क्रेडिट कार्ड क्यों देना है? ताकि उनके पास वर्किंग कैपिटल हो। अभी देश में जितने भी छोटी छोटी कंपनीज कोई खोलते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस खोलते हैं, उनके पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं होती है। इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। तो जो बूस्ट देयर प्रोडक्टिविटी इंश्योर करना, उनके पास पैसे हों, इसलिए क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस को, ठीक है। अब 5 लाख की लिमिट होगी क्रेडिट कार्ड्स पे, ठीक है। और ये उन्हीं माइक्रो एंटरप्राइजेस को मिलेंगे जो कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर हैं, ठीक है। पहले साल में 10 लाख ऐसे कार्ड जो हैं इशू किए जाएंगे। मतलब इस साल 10 लाख ऐसे क्रेडिट कार्ड्स इशू किए जाएंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। कि उद्यम पोर्टल पे जो माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर होंगे उनको क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे 5 लाख तक की लिमिट के लिए। वो जब चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं अगर कोई, उनके लिए भी कुछ स्कीम लाई गई है, ठीक है। एक तरह से ये स्टैंड अप इंडिया में जैसे वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो स्कीम थी ना, वैसे ही इनको, इन सेक्शंस को इसमें भी इंक्लूड किया गया है। अगर कोई वुमेन है अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, तो उनको जो है फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे 5 लाख एंटरप्रेन्योर्स को टर्म लोन्स दिए जाएंगे 2 करोड़ तक के, ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है। इनको टर्म लोन्स दिए जाएंगे 2 करोड़ के अगले 5 साल तक के लिए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, ठीक है। लोन देना पड़ेगा ना, तभी तो कर पाएंगे वो लोग काम। तो ये वुमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन लोगों को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, 5 लाख पहली बार जो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये स्कीम है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद मैंडेट टू फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग मिशन बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश की जीडीपी को 17% कंट्रीब्यूट करता है, और इस टारगेट को इंक्रीज़ करना ये बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना ही होगा, और 17% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज़ वेरी लेस। हमारा टारगेट है कि हम एटलीस्ट 25% हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे बाई 2030। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए? हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग मिशन में सबसे पहली बात ही की गई है कि ईज़ एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, और फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर इन डिमांड जॉब्स, ठीक है। वाइब्रेंट एंड डायनामिक एमएसएमई सेक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, और क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट। हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो क्लीन टेक होना चाहिए, मतलब सोलर सेल्स के थ्रू बना होना चाहिए, ठीक है। बैटरीज वगैरह, सोलर बैटरीज या वैसी बैटरीज जो भी हैं वो बने, ठीक है। उन जो भी क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट में हमारे काम आ सके, उन सब चीज़ों का सहारा लेते हुए हमें 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 अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना ही होगा, ठीक है। बाकी कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे फोकस किया गया इस बार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल टॉय सेक्टर, टॉय सेक्टर पे फोकस किया गया इस बार बजट में। सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है। अभी हमारे देश 67% चाइनीज़ टॉय डोमिनेट करते हैं पूरे इंडियन मार्केट में। 67% चाइनीज़ टॉय डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो गवर्नमेंट ने इस बार ये रियलाइज़ किया कि ये टॉय मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। हर घर में बच्चे होते हैं, और हर घर में 2-3 बच्चे होते हैं, और कितने टॉयज़ चाहिए होते हैं हमें। और हम ये इतना बड़ा मार्केट जो हम टैप कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ गवर्नमेंट अटेंशन, वी आर नॉट एबल टू कैप्चर दिस मार्केट। So this time government has intensively started focusing upon this sector, कि हमें टॉय को लिए क्लस्टर्स बनाने हैं, लोगों को स्किल डेवलपमेंट करनी है, और एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप करना है, ताकि हाई क्वालिटी टॉय हम बना सकें, ठीक है। मेड इन इंडिया ब्रांड के टॉयज़ बना सकें, ठीक है। और ये चाइना का जो डोमिनेंस हमारी मार्केट में टॉयज़ में, ये कम हो सके। तो ये बहुत बड़ा, अगर ये सक्सेसफुल रहा टॉय सेक्टर वाला ना, तो ये बहुत बड़ा स्टेप साबित होगा इस साल के बजट का, और आने वाले कई सालों तक लोग इस स्टेप की तारीफ़ करेंगे। बाकी टॉय सेक्टर एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, वैसे ही एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है फुटवेयर और लेदर का, ठीक है। ये जूते और चमड़े का जो बिजनेस है, इसमें भी बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें सरकार ने कहा है इस बार हम 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं 4 लाख करोड़ का टर्नओवर हम इस सेक्टर से जनरेट करने की उम्मीद रखते हैं, ठीक है। ये बजट में कहा गया है। बाकी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी सपोर्ट करने की बात की है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा लेबर लगता है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो लिया है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी, ये खोला जा रहा है बिहार में, ठीक है, बिहार में। यहाँ पे फार्मर्स की इनकम को इन्हांस किया जाएगा, उनको स्किल दी जाएगी, उनको एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। अच्छा, ये फूड प्रोसेसिंग ज़रूरी क्यों है? बिकॉज नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश में जो एनुअल वेस्टेज ऑफ फूड है ना,
वो लगभग 1 लाख करोड़ होता है। हर साल 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर का फूड हम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना फूड प्रोसेसिंग की जाए, तो हमारा जो वेस्ट फूड है उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखो, और एमएसएमई को क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर, ठीक है। एमएसएमईज को, स्टार्टर्स को कुछ क्रेडिट गारंटी दी जा रही है। मतलब अगर ये लोग बैंक से पैसे लेते हैं, कोई भी एंटरप्राइज बिजनेस स्टार्ट करना है किसी एमएसएमई को, मान लो उसने पैसे लिए बैंक से, अब अगर वो रिफंड नहीं कर पाई तो बैंक के पास क्या है, कोई कुशन है नहीं। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट बोल दिया कि हम कुशन देंगे। एमएसएमईज को 10 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी है, और स्टार्टअप्स को 20 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी है, ठीक है। और अगर कोई एक्सपोर्टर एमएसएमई, मतलब ऐसी एमएसएमई जो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ एक्सपोर्ट ही करती है, उनको और ज़्यादा मतलब 20 करोड़ तक के टर्म लोन देने की इजाज़त दे दी गई है, ठीक है। गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी अगर नहीं पे कर पाए तो, वो मतलब गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी कवर दे रही है, ठीक है। 10 करोड़ एमएसएमईज को, स्टार्टअप्स को 20 करोड़, और एक्सपोर्टर एमएसएमईज को भी टर्म लोन दे रही है 20 करोड़ तक की, ठीक है। बाकी एक चीज़ और है कि जो एमएसएमईज को क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया है ना, उसको फिर से रिवाइज कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ इन फिगर्स पे और इन फिगर्स पे ध्यान देना, ये पुराने वाले हैं, इनको भूल जाओ। अभी ऐसा हो गया है कि एमएसएमई मतलब माइक्रो एंटरप्राइज तभी कहलाएगा, कोई एंटरप्राइज माइक्रो कब कहलाएगा, जब उसमें इन्वेस्टमेंट हो एटलीस्ट 2.5 करोड़ का। 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर किसी एंटरप्राइज में है तो वो माइक्रो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, और उसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ का है, ठीक है। 2.5 करोड़ और 10 करोड़ वाला क्या कहलाएगा, माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएगा। स्मॉल एंटरप्राइज कोई तब कहलाएगा जब 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, ठीक है। मीडियम एंटरप्राइज कोई तब कहलाएगा जब 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 500 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो यहाँ पे ऐसे याद रखना, 2.5, 25 और 125, और इधर सिंपल है 10, 100, 500, ठीक है। ऐसे करके इसको याद रखना, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, 2.5, 25, 125, 10, 100, 500। तो ये हमारा पूरा रिवाइज डेफिनीशन है एमएसएमईज की, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया, एमएसएमई की डेफिनेशन को बढ़ाया क्यों गया, ये 1 से बढ़ा के 2.5 क्यों किया गया, 10 से बढ़ा के 25 क्यों किया गया, ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर सपोज कोई एमएसएमई था जो अभी तक उसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, और किसी के पास 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, तो ये तो एमएसएमई नहीं कहलाती ना ये कंपनी, मगर अब ये कंपनी भी एमएसएमई कहलाएगी। तो ताकि एमएसएमई में पार्टिसिपेंट्स बढ़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइजेस जो एमएसएमई को बेनिफिट्स मिलते हैं उसका फ़ायदा उठा सकें, इसलिए इस डेफिनेशन को रिवाइज किया गया, ठीक है। देखो, ऐसे कोई भी चीज़ पढ़ा करो ना कि रिवाइज की डेफिनेशन, सोचा करो क्यों किया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइजेस एमएसएमई के एम्बिट में आ सके, और जो बेनिफिट्स एमएसएमईज को मिलते हैं वो इन एंटरप्राइजेस को भी मिलें। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर लिमिट को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है बजट में, ठीक है। बाकी देखो, कुछ और चीज़ें की हैं गवर्नमेंट ने मस्त मस्त, देखो जैसे कि इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। अब पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन की बात करते हैं। देखो, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ये पता ही है आपको, महिलाओं, बच्चियों और छोटे बच्चों के केयर, एजुकेशन और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए ये स्कीम्स चलाई जाएंगी, ठीक है। पोषण 2.0 पता ही है। एक्सटेंशन कैपेसिटीज़ ऑफ आईआईटीज़ की एक्सटेंशन ऑफ कैपेसिटी किया जाएगा, ठीक है, आईआईटीज़ में और बच्चे जा सकें, ठीक है। बाकी देखो, डे केयर कैंसर सेंटर्स बनाए जाएंगे ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, कम से कम कहा गया अभी फिलहाल स्टार्टिंग में 200 कैंसर केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे पूरे देश में। तो ये सब चीज़ बातें चल रही हैं। बाकी भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम ये चल रही है, आ सकता है प्लेन्स में। देखो क्या मतलब है कि डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स अवेलेबल होंगी फॉर स्कूल, हायर एजुकेशन, स्कूल लेवल पे और हायर एजुकेशन के लिए डिजिटल फॉर्म में इंडियन लैंग्वेज बुक्स अवेलेबल होंगी। इसका पर्पस क्या है, वर्नाकुलर एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है। बाकी और क्या है, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग के लिए नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा। मतलब जैसे अभी देश में आईआईटीज़ हैं, एम्स है, आईआईएम है ना, वैसे ही अब एनसीई बनेगा, ठीक है। क्यों, ताकि स्किल सिखाई जाए, जैसे मशीन लर्निंग, एआई, इसमें अभी हमारे देश के यूथ को ज़्यादा स्किल है नहीं, तो ऐसा एक एनसीई बनाया जाएगा, उसमें प्रॉपर एडमिशन होगा, उसका प्रोसेस होगा, ताकि ग्लोबल एक्सपर्टीज़ आ सके हमारे देश के बच्चों में, ठीक है। मशीन लर्निंग सीखें, ऐसी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हमारे देश के लोग सीख सकें, इसके लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे फॉर स्किलिंग, ठीक है, विद ग्लोबल एक्सपर्टीज। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल टिंकरिंग लैब्स, ये पता ही है बच्चों में इनोवेशन पैदा करने के लिए 50,000 लैब्स और ज़्यादा सेट की जाएंगी अगले 5 सालों में, टू इन्फ्यूज स्पिरिट ऑफ इनोवेशन एंड इंक्वायरी इन किड्स, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा एक, ठीक है।
इसका टोटल आउटले है 500 करोड़, ठीक है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, एआई को करिकुलम में लाया जाएगा, सिलेबस में लाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ठीक है। बाकी और देखिए, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू प्रोवाइड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरियाज। अब हर जगह गांव-गांव तक आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देनी ही होगी, क्योंकि अब देखो जैसे टेली कंसल्टेशन सर्विसेज है मेडिसिन के लिए, ई संजीवनी वगैरह, तो उसके लिए अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ही नहीं है तो कैसे नेटवर्क वगैरह पहुंचेगा। तो सारी फैसिलिटीज, सारी स्कीम्स गांव-गांव तक पहुंच सके, इसलिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना ज़रूरी लगा गवर्नमेंट को, ठीक है। बाकी एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ये याद रखना। बाकी पीएम स्वनिधि, ये देखो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है, इसको भी रिवैम्प किया जाएगा ताकि और ज़्यादा लोन मिल सके स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर्स को यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड्स मिल सकें, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, इसके लिए पीएम स्वनिधि को रिवैम्प किया जाएगा। बाकी वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो गिग वर्कर्स होते हैं, उनको वेलफेयर के लिए अब उनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करवाया जाएगा और उनको हेल्थ केयर दिया जाएगा, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उनको रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। गिग वर्कर्स को इंश्योरेंस वगैरह देने की बात की गई है। तो ये वेलफेयर है अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स का, उनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा, ठीक है। उनको हेल्थ केयर अंडर पीएम जन आरोग्य योजना इंश्योरेंस एक तरह से दे दिया गया। तो ये सब चीज़ें हमारे किसके लिए की गई हैं, पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं और क्या क्या है। देखो बाकी कुछ और स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, जैसे कि स्टेट्स को सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करने के लिए। मतलब स्टेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ावा देने के लिए स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़ तक के लोन्स दिए जाएंगे, ठीक है। 50 ईयर्स के इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे स्टेट्स को, ताकि वो अपने स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सके। बाकी जल जीवन मिशन को फिर से फोकस में लाया गया है, ताकि 100% कवरेज हो सके टिल 2028। मेनली इसका जो ईयर ऑफ एक्सटेंड, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, टारगेट का ईयर जो है उसको एक्सटेंशन हुआ है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन का जो एक्सटेंशन करके कब तक कर दिया गया है, 2028 तक। अच्छा, जल जीवन मिशन में था क्या, FSTCs, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस लगाने हैं सभी रूरल एरियाज़ में, ठीक है, जल जीवन मिशन के थ्रू। अब इसका 100% कवरेज कब तक अचीव करना है, 2028 तक। बाकी पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स है वो ये हैं कि पावर सेक्टर में अब इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स एंड ऑगमेंटेशन ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन। देखो एक्चुअली पावर डिस्कॉम्स में लॉसेस बहुत हो जाते हैं, एटीसी लॉसेस सुना होगा ना, एटीसी लॉसेस, एग्रीगेट, टेक्निकल, कॉमर्शियल, इस तरह के लॉसेस होते हैं। उन लॉसेस को बचाने के लिए अब कहीं ना कहीं 0.5% ऑफ GSDP की बोरोइंग अलाउड है अब स्टेट को, ठीक है, ताकि इन सेक्टर्स में रिफॉर्म लाया जा सके। पावर सेक्टर में रिफॉर्म के लिए, ठीक है, बोरोइंग वगैरह अलाउ कर दी गई है स्टेट्स को, ठीक है। बाकी और देखिए, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान ऑफ 2025 और 30। कोई भी जो एसेट फालतू पड़ा हुआ है और उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, वो अभी तक अंडर यूटिलाइज है, तो ऐसे एसेट्स का पोटेंशियल रियलाइज़ किया जाए, उनको बेचा जाए, जो भी करना है उनको बेच के कम से कम कहीं ना कहीं 10 लाख करोड़, ठीक है, 10 लाख करोड़ कैपिटल जो है हम नए प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे। इन एसेट्स को मोनेटाइज करके, जो अंडर यूटिलाइज एसेट्स हैं मेनली, उनको यूज़ करके, उनको बेच के या उनको फिर से दोबारा रिन्यू करवा के, उससे हमें 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल हमें वापस पानी है कैसे भी करके, ठीक है। 2025 से 30 तक, 2030 तक, 5 साल में ये चैलेंज है, ठीक है। बाकी अर्बन चैलेंज फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा। क्यों, ताकि सिटीज़ को स्मार्ट बनाया जा सके, उनको सिटी को एज ग्रोथ हब बनाया जा सके। 1 लाख करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव रीडेवलपमेंट हो सके सिटीज़ का, वाटर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ बेटर हो सके सिटीज़ के लिए। तो अगर क्वेश्चन आए अर्बन चैलेंज फंड किसके लिए है, तो सिटीज़ के लिए, सिटीज़ को ग्रो करने के लिए, ठीक है, सिटीज़ की फैसिलिटीज़ को बेटर करने के लिए। बाकी देखो, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ये किस लिए है, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड ये इसलिए है ताकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो सके, ठीक है, मैरीटाइम डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब इसमें 49% कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का रहेगा, मतलब समझ लो मेजर जो इसमें स्टेक होल्डर है वो प्राइवेट सेक्टर है, 51%, ठीक है। 25,000 करोड़ जो है इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा मैरीटाइम सेक्टर में, इसको डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। बाकी न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। गवर्नमेंट को ये पता है कि आगे चल के फ्यूचर न्यूक्लियर एनर्जी ही है, ठीक है। सोलर और विंड पे पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते। मान लो अभी वेदर ख़राब है तो धूप नहीं आ रही है, कभी हवा नहीं चल रही है, तो मतलब ये कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है सोलर और विंड एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो परमानेंट एनर्जी बन सकती है, और 2047 तक एक पर्टिकुलर टारगेट रखा गया, अभी आगे बताऊंगा आपको, कि हमें 100 गीगावाट तक की न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करनी ही होगी, ठीक है। ऐसा कुछ टारगेट है गवर्नमेंट का। तो उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत, ठीक है।
इसके लिए इसका टारगेट ये है कि हम 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे 2033 तक। 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे 2033 तक हमें डेवलप करना है। इसके लिए हमें इस मिशन के लिए हमें एटॉमिक एनर्जी एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत को और डिटेल से अगर आपको कहीं मिले तो पढ़ना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, याद रखना है इसको। बाकी उड़ान स्कीम्स में ये बोला गया कि 120 नए डेस्टिनेशन बनाएंगे हम लोग मिडिल क्लास को, मतलब हम और ज़्यादा हवाई यात्रा करवाएंगे, मतलब 120 नए एयरपोर्ट्स बनाएंगे, इस तरह की बातें की गई हैं। हमें 4 करोड़ पैसेंजर्स और चाहिए अगले 10 साल में, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, बाकी स्वामी ही फंड 2, स्वामी क्या है, सिंगल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, मिडिल क्लास को हाउसेज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए स्कीम है ये। उसमें 15,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए जा रहे हैं ताकि 1 लाख डवेलिंग यूनिट्स बनाई जा सके थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस। ठीक है, ब्लेंडेड फाइनेंस क्या होता है अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, मतलब कई तरह के, जैसे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, ये लोग मिल के कहीं ना कहीं फाइनेंस करें स्वामी फंड को। ठीक है, फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार को ध्यान रखा गया है। क्यों ध्यान रखा गया है, कोalition गवर्नमेंट है इसलिए। ठीक है, आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, आपको ये सब नहीं सोचना है। आप ये इसको इस तरह सोचो कि बिहार का ट्रू पोटेंशियल अभी तक अनयूटिलाइज्ड है। ठीक है, अनयूटिलाइज पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को रियलाइज करवाना है। इसलिए बिहार की जो फ्यूचर नीड्स हैं उस पर ध्यान देना होगा। वहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा वेस्टर्न कोशी कनाल प्रोजेक्ट्स को, ये सब चीज़ें याद रखना। बाकी टूरिज़्म जो कि हमारा सनराइज सेक्टर है, उसकी ग्रोथ के लिए भी कुछ स्टेप लिए गए हैं। उसमें कुछ तो बहुत नॉर्मल से स्टेप है, जैसे 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स को डेवलप किया जाएगा स्टेट के पार्टनरशिप से। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे स्टेट्स को, जो स्टेट जितना बेटर परफॉर्म करेगा उसको उतने ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मुद्रा लोन दिए जाएंगे फॉर होम स्टेज के लिए, होम स्टे बनाने के लिए लोगों को मुद्रा लोन दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट अगर प्रिलिम्स में आ गया, दिख गया कहीं, तो आप इसको रॉन्ग मार्क कर दोगे कि होम स्टेज के लिए मुद्रा लोन, नहीं नहीं नहीं। तो लेकिन ये सच है। ठीक है, कि होम स्टेज के लिए मुद्रा लोन्स दिए जाएंगे। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीमलाइंड ई वीज़ा फैसिलिटीज़, इंटेंसिव स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर यूथ, ईज ऑफ ट्रैवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये सब चीज़ें इसमें बेसिक्स हैं टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, बाकी और क्या क्या है, पीएम रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, हमें कुछ यंग ब्राइट माइंड्स को स्कॉलरशिप देनी है, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करवाना है आईआईटीज आईएससीज में। ठीक है, जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लांट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं जो हाई एल्डिंग और क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स है उनको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा ना, तो इसके लिए जीन बैंक बनाया जाएगा, ये चीज़ें याद रखना। बाकी रिसर्च डेवलप इनोवेशन के लिए कहीं ना कहीं 20,000 करोड़ जो है एलोकेट किए जाएंगे, किसके लिए, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए। ठीक है, अभी हमारे देश में जो रिसर्च R&D पे एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत लो है, कितना, 0.6% ऑफ GDP। वहीं चाइना जैसी कंट्रीज 2.4% ऑफ GDP कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो हमें अगर डेवलप होना है, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, तो हमें अपने देश में R&D पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान दिया है, और 20,000 करोड़ टू इम्प्लीमेंट प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन R&D। ठीक है, एंड इनोवेशन, ये चीज़ें याद रखना। बाकी नेशनल जियो स्पेशल मिशन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें क्या किया जाएगा कि कहीं ना कहीं जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, ताकि जितना भी लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, अर्बन प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब पे नज़र रखी जा सके। ठीक है, यूजिंग पीएम गति शक्ति। अब आप सोचोगे पीएम गति शक्ति क्या है, आपको पता ही होगा, एक मास्टर प्लान है पीएम गति शक्ति, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आ जाता है, और सारी मिनिस्ट्रीज़ मिल करके सैटेलाइट्स के इमेजेस के थ्रू जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, हाईवे बन रहा है, रेल्स बन रही हैं, मेरी टाइम में क्या हो रहा है, उन सब पे नज़र रखती हैं, आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट करती हैं, और कहीं ना कहीं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्लब करके एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाता है कि जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं किसी भी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में, उनको रोका जा सके। और नज़र कैसे रखी जाती है, जियो स्पेशल डेटा के थ्रू, सैटेलाइट्स वगैरह के थ्रू। तो वैसे ही जितने भी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना हो, अर्बन प्लानिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करना हो, पीएम गति शक्ति के थ्रू हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। नेशनल जियो स्पेशल मिशन का यही टारगेट है। अब लैंड रिकॉर्ड्स के लिए स्कीम कौन सी है, स्वामित्व स्कीम। आपको पता होगा कि अपग्रेडेशन ऑफ विलेज लैंड रिकॉर्ड्स के लिए स्वामित्व स्कीम लॉन्च की गई है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप कनेक्ट करते हुए पढ़ा करो। ठीक है, बाकी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या किया गया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कहा गया है कि सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट दिए जाएंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, और अलग अलग अपने अपने मिनिस्ट्रियल के हिसाब से अपने अपने एरिया में आप एक्सपोर्ट क्रेडिट दो, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग करो, ये सब चीज़ें करके कैसे भी करके ओवरसीज़ मार्केट तक पहुंचना है हमें। ठीक है, बाकी भारत ट्रेड नेट, ये एक तरह का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत ट्रेड नेट। ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड विल बी सेटअप एज यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। ठीक है, बस इतना याद रखना, भारत ट्रेड नेट।
बाकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ये बनाए जाएंगे टीयर 2 सिटीज़ में, ठीक है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे टीयर 2 सिटीज़ में, जो सिटीज़ अभी हमारे देश में बहुत तेज़ी से इमर्ज कर रही हैं उनके लिए, ठीक है, ताकि जो कम्पिटिटिवनेस है, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस टीयर 2 सिटीज़ को उनको बढ़ाया जा सके, ठीक है। बाकी एयर कार्गो के लिए, जो एयर से सामान एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उनकी एक रोबस्ट सप्लाई चेन बन सके, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए उनका भी अपग्रेडेशन किया जाएगा, उनकी वेयर हाउस फैसिलिटी रखी जाएगी ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, फूड वेस्ट ना हो, ठीक है। एयर कार्गो के लिए भी वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है मोटा मोटा याद रखना, ठीक है। बाकी और क्या क्या है, रिफॉर्म एज द फ्यूल, देखो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म डेवलपमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म किया गया। पहला तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा किसको, जो सपोज सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो लोग, उनसे गांव के लोग मान लो पैसा मांग रहे हैं, कोई ज़रूरत चाहिए उनको, उसके लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर लॉन्च किया गया है ताकि जो क्रेडिट नीड्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स की वो फुलफिल की जा सके, और इस वजह से जो गाँव में लोग हैं उनकी भी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल किया जा सके। बाकी एक नैफेड नाम की एजेंसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसने पार्शियल क्रेडिट इन्हेंसमेंट फैसिलिटी बनाई है, ठीक है, ताकि कॉरपोरेट बॉन्ड्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो रिलीज़ किया जा सके, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पार्शियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। और देखो कहीं ना कहीं रिवैम्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री टू बी रोल्ड आउट 2025, ठीक है। और बाकी जैसे कोई कंपनी है उनको मर्ज करना है आपस में, तो उसका जो प्रोसेस है उसको बहुत ईजी कर दिया गया है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थे उससे डन अवे किया गया है, और कहीं ना कहीं रैशनलाइज किया गया पूरे प्रोसेस को, अगर किसी दो कंपनी को मर्जर करना है तो। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, ये सब चीज़ें तो आप भूल जाओ चलेगा, मगर ये नहीं भूलना कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट को बढ़ा के 74 से 100% कर दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% एफडीआई लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स रिफॉर्म्स, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, ठीक है। चेंजेस इन डायरेक्ट टैक्स, ये बताऊंगा अभी क्या चेंजेस किए गए हैं, और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में क्या चेंजेस किए गए, जैसे कि हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। और स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स को एक तरह का इंडेक्स बनाया जाएगा उनका कि कितने फ्रेंडली हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कितने हैं स्टेट, उसका एक इंडेक्स बनाया जाएगा, उनकी रैंकिंग दी जाएगी ताकि स्टेट्स में आपस में कंपटीशन वाली भावना पैदा हो और सब अपने अपने स्टेट को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाएं, ठीक है। बाकी जन विश्वास बिल लाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि 100 प्रोविजंस जो हैं वेरियस लॉज में, जैसे कि पेटेंट का लॉ है, ठीक है, कॉपीराइट का लॉ है, ट्रेडमार्क का लॉ है, और जोग्राफिकल इंडिकेशन वाले लॉ है, इन सब से रिलेटेड कुछ कुछ सेक्शंस थे जिसकी वजह से लोग डरते थे इंडिया में ट्रेड करने से, ठीक है, मतलब बहुत रेगुलेटरी हो जाता था। तो उसमें कुछ सेक्शंस को, कम से कम 100 सेक्शंस को डिफरेंट लॉज के डीक्रिमिनलाइज किया गया, उसको मॉनेटरी फाइन से सब्सटीट्यूट कर दिया गया, ठीक है। तो जन विश्वास बिल याद रखना कि हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पर्पज़ से लाया गया है, ताकि जो ये प्रोविजंस हैं इन एक्ट्स में, ट्रेडमार्क्स वाले, कॉपीराइट वाले, इन सबसे रिलेटेड जो भी हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन वाले, उन सब से डील किया जा सके और उनको जो डिक्रिमिनलाइज किया जा सके, ताकि लोग हमारे देश में बिजनेस करने से डरे नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैशनलाइजेशन ऑफ कस्टम टैरिफ फॉर इंडस्ट्रियल गुड, देखो इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की बात हो रही है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है कि कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर को अब रैशनलाइज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं जो 7 तरह के टैरिफ रेट्स को रिमूव ही कर दिया जाएगा, कहा गया ना जीएसटी इसलिए लाया गया ताकि टैक्स को सिंप्लीफाई किया जा सके। बट अभी भी देखो कितने तरह के टैक्स होते हैं, सेस अलग, सरचार्ज अलग, तो उन सब चीज़ों की तरफ गवर्नमेंट ने अभी स्टेप लिया है। कहा गया है कि अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दिशा में कि नॉट मोर देन वन सेस और सरचार्ज, अब एक से ज़्यादा सरचार्ज वगैरह नहीं लेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। अभी तो रोड सेस लगता है, वेजिटेशन सेस लगता है, तरह तरह के सेस लगते हैं, ठीक है। तो कैसे उसको एक सेस या एक सरचार्ज में कन्वर्ट करेगी गवर्नमेंट, वो देखने वाली बात होगी। बाकी और क्या क्या है, स्पेसिफिक कुछ प्रोपोजल्स हैं, कुछ सेक्टर्स में छूट दी गई है। बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उनसे कुछ सेक्टर्स को एग्जाम्प्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे जो ओपन सेल्स जो बनती हैं, ठीक है, एलईडी एलसीडी के लिए, ठीक है, जो सेल्स बनती हैं, ठीक है, और जो कैपिटल गुड्स जो लिथियम आयन बैटरी होती है, मोबाइल फ़ोन्स में जो यूज़ होती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, इन सब को बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो हमारे जो रॉ मटेरियल्स है ना, ओपन सेल एलईडी में यूज़ होने वाली, या लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और मोबाइल फ़ोन में यूज़ होने वाली, ये सब ऐसे सामान है जो हमें टैक्स से एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा इनको, इन पर ड्यूटी मत लगाओ, ताकि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो चीज़ों की कॉस्ट कम होगी और
फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और मेक इन इंडिया को प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, मेक इन इंडिया वाला सपना हमारा रियलाइज़ होगा। वैसे ही कहीं ना कहीं मैरीटाइम वाले सेक्शन में भी हमने कहा है कि 10 साल तक, ठीक है, 10 साल तक के लिए एग्जेम्पशन दिया है गुड्स फॉर शिप बिल्डिंग एंड शिप फॉर ब्रेकिंग। ठीक है, शिप को बनाना या शिप को रिपेयर करना, इन सब चीज़ों के लिए 10 साल तक एग्जेम्पशन दिया गया है बेसिक कस्टम ड्यूटी के लिए। ठीक है, और देखो मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉल के लिए, ठीक है, प्रमोशन ऑफ एमआरओ, एमआरओ को फ्रॉम मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑफ शिप्स, इन सब के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 साल का एग्जेम्पशन दिया गया है, 10 साल तक का। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन में ड्यूटी फ्री इनपुट्स हैं फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड लेदर सेक्टर्स। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट और लेदर सेक्टर में जितने भी इनपुट्स चाहिए होते हैं उन सब से भी बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा ली गई ताकि एक्सपोर्ट का प्रमोशन हो सके इन सेक्टर्स में, हैंडीक्राफ्ट में और लेदर सेक्टर में। ठीक है, बाकी ट्रेड फैसिलिटेशन की बात की गई है। ठीक है, टू प्रमोट ट्रेड, ट्रेड फैसिलिटेशन किया जाएगा, ये सब चीज़ें देख लेना। बाकी सबसे ये भी इंपॉर्टेंट है कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन को भी एग्जेम्प्टेड लिस्ट में डाल दिया गया, मतलब इन पे भी टैक्स नहीं लगेगा। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, सपोज कैंसर जैसी सीरियस बीमारीज हैं, ठीक है, उन पे जो है अब टैक्स नहीं लगेगा उनकी दवाओं पे। 36 ऐसे ड्रग्स चुने गए हैं और 6 मेडिसिन ऐसी ज़रूरी हैं उन पे सिर्फ 5% की ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक है, और जैसे ये रेयर डिसीजेज़ की होते हैं ना, कैंसर, सीवियर क्रोनिक डिजीजेज, इन सब पे जो मेडिसिन होती हैं उन पे कहीं ना कहीं उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो ये प्रोविजंस हो गए। ठीक है, अब ये तो हो गया बजट का सब्सटेंस वाला पार्ट। सब्सटेंस आपको पता चल गया गवर्नमेंट किस दिशा में मुड़ रही है। अब थोड़ा सा नंबर्स देख लेते हैं कि नंबर्स क्या कह रहे हैं बजट के। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रुपी कम्स फ्रॉम, रुपी आता कहाँ से है। सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट पैसा कमा रही है वो बोरोइंग से ला रही है। ठीक है, ये देखिए सबसे ज़्यादा उधार, उधार से आ रही है। सबसे ज़्यादा रुपये कहाँ से आ रहा है, उधार से आ रहा है 24%। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से आ रहा है। ठीक है, 22%, राइट। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। ठीक है, अब ये कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स टोटल क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को, तो टोटल डायरेक्ट टैक्स कितना ले रही है गवर्नमेंट, 39% ले रही है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो। ठीक है, ऐसे पढ़ा करो इन चीज़ों को। बाकी और इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे जीएसटी से कितना पा रही है गवर्नमेंट, 18%, ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है ना। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से 5%, कस्टम ड्यूटीज से 4%, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस से जोड़ोगे टोटल तो 27% होगा, और सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है। ठीक है, इस तरह से पढ़ोगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी। बाकी नॉन टैक्स रिसीप्ट जो हो गई, ठीक है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट हो गई, इन सबसे 9%, 1%, ये याद रखना। मेन याद रखना, सबसे ज़्यादा पैसा किससे आता है, बोरोइंग से आता है। ठीक है, टैक्सेस में, डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स से 22% और कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट टैक्सेस, टोटल डायरेक्ट टैक्सेस 39%। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस को देख लेना ऐसे तीनों का, इनको जोड़ के भी देख लेना एक बार। ऐसे करोगे तो एक मोटा मोटा फिगर आपको याद आएगा। बाकी इतना नंबर याद करने की ज़रूरत यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस इसका आइडिया होना चाहिए सबसे ज़्यादा किससे आता है, डायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा किसका है, इनकम टैक्स का या कॉर्पोरेशन टैक्स का। तो इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज़्यादा कौन सा है, जीएसटी सबसे ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स में दे रहा है। ठीक है, तो रुपी कम्स फ्रॉम देख लिया। अब रुपी गोज़ टू देख लेते हैं। रुपी गोज़ टू थोड़ा सा हिला देने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, 20%। ठीक है, मतलब सोचो हमारे पे कितना कर्ज है कि हम, ऑल्दो ये पिछली गवर्नमेंट्स का भी है कि बहुत सालों से कर्ज होता आया है, हम अपने सालाना इनकम का 20% इंटरेस्ट में ही पे कर दे रहे हैं। ठीक है, जो हमने उधार लिया उसके इंटरेस्ट में ही चला जा रहा है, समझ रहे हो। सोचो यही 20% अगर हमें हेल्थ पे लगे, हमारे एजुकेशन पे लगे, तो कितना कुछ देश में बदल सकता है। मगर 20% हम इंटरेस्ट में पे कर दे रहे हैं, राइट। तो ये देखो, ये हो गया सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ जा रहा है रुपी, इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। और उससे भी ज़्यादा जा रहा है स्टेट्स से साथ शेयर करने के लिए ड्यूटीज़ और टैक्स। देखो ये तो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, ये उतनी बुरी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा जाना भी यहीं चाहिए, स्टेट के साथ शेयर करने के लिए गवर्नमेंट का पैसा। 20% सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फंड स्टेट के साथ शेयर कर देती है। ठीक है, 22%, लेकिन 20% जो इधर जा रहा है वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बाकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में खर्च कर रही है 16% गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और सेंट्रल पर से स्टेट जो बोझ चलाती हैं उनको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कोई आपसे पूछे सब्सिडीज़ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देती, कितना खर्च करती है, तो फटाक से बोलो 6% सब्सिडीज़ पे। ठीक है, डिफेंस पे 8%। ठीक है, और बस इतना याद रख लेना। पेंशन का याद रख लो 4%, जस्ट इन केस आपको पता होना चाहिए, मतलब एक रफ आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे जो बजट होता है ना, एक्चुअली पहले ये देख लो, जो बजट होता है उसमें
उसके दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल, ठीक है, कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीप्ट, और कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट, ठीक है। तो अब बताओ कि ये जो रेवेन्यू रिसीप्ट होती हैं ये क्या होती हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीप्ट क्या होती हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनको पढ़ते हैं। और ये भी जानते हैं कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो क्या ये अच्छी बात है, ठीक है, या कैपिटल रिसीट बढ़ रही है तो क्या ये अच्छी बात है, ये सब जानते हैं। देखो, जो रेवेन्यू रिसीट होती है ना, रेवेन्यू रिसीट, जैसे कि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर रही है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर रही है, कहीं से प्रॉफिट मिल रहा है, कहीं से अर्निंग्स हो रही हैं, ठीक है। देखो, ये कोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिल रहे हैं मोटा मोटा, और जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो अर्निंग्स हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है, वो सब रेवेन्यू रिसीट कहलाती हैं, रेवेन्यू रिसीट कहलाती हैं, ठीक है। तो आप सोचो, अगर किसी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट बढ़ेगी तो अच्छी बात है ना, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ रहे हैं, उनकी अर्निंग ज़्यादा हो रही है, तो रेवेन्यू रिसीट को बढ़ना अच्छी बात है, ठीक है। अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट को लोन लिया है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है, गवर्नमेंट को लोगों को सैलरी देनी है, गवर्नमेंट को लोगों को सब्सिडी देनी है, गवर्नमेंट को स्टेट को ग्रांट देनी है। तो ये खर्चे कम हो जाए तो अच्छा है या बढ़ जाए अच्छा है, तो ये खर्चे कम हो तो अच्छा है। तो अगर क्वेश्चन आए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है गलत बात है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ज़्यादा बढ़ना ये गलत बात है, ठीक है। इस तरह से याद रखना, कोशिश करना चाहिए इंटरेस्ट कम पे करना पड़े, कम उधार लो, ठीक है, इस तरह से याद रखना। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ऐसा ऐसा एक्सपेंडिचर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे हो रहा है, ठीक है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म गेम मिलेंगे, कुछ सालों बाद वो रिटर्न देगा, ठीक है। तो कैपिटल पे एक्सपेंडिचर करना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है तो मतलब कंट्री सही डायरेक्शन में। वहीं कैपिटल रिसीट्स अगर ज़्यादा है, कैपिटल रिसीट ज़्यादा है तो वो गलत बात है, मतलब आपने अपना कुछ एसेट बेचा है, ठीक है, कुछ एसेट्स को बेचा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने बेच के एक साथ पैसे ले लिए, तो कैपिटल रिसीट जो है वो गलत चीज़ है। अगर कैपिटल रिसीट बढ़ रही है आपके देश में तो मतलब इकोनॉमी गलत रास्ते पे जा रही है, ज़्यादा सामान आप बेच रहे हो अपना, ठीक है, मतलब अपनी ज़मीन को बेचना गलत बात है ना, वहीं ज़मीन खरीदना अच्छी बात है, कुछ सालों बाद रिटर्न देगी वो। तो ये चीज़ें जो है देख लेना आप। बाकी अब देखते हैं क्या क्या सिनेरियो है इन चीज़ों का। अगर रेवेन्यू रिसीट की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट इस साल का जो बजट है ये फिगर देखना है आपको, 34.2 लाख करोड़ की बात हो रही है ना, 34.2 लाख करोड़ है, हमारे बजट ने एस्टिमेट किया है 2025-26 का, ठीक है। अच्छा देखो, होता क्या है, जैसे लास्ट ईयर जो बजट आया था उसमें ये बोला गया था कि हमारा इस साल जो रेवेन्यू रिसीप्ट है वो 31.3 रहेगी, ये बात की गई थी 2024 से 2025 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। कितनी रहेगी, 31.3। बट जब 2024 से 2025 आ गया ना अब तो गवर्नमेंट ने ये तो एस्टिमेट किया था बजट में, अब गवर्नमेंट रिवाइज एस्टिमेट लेके आई है कि क्या हम इसको अचीव कर पाए, तो गवर्नमेंट को लगा नहीं, इतनी ज़्यादा रिसीट नहीं हो पाई, 30.3 ही रही हमारी, ठीक है, 30.3 ही रिसीट ले पाए हम। अब वही फिर से देखो 2025 का बजट एस्टिमेट निकाला है कि इस साल हम 34.2 लाख करोड़ क्या करेंगे, रेवेन्यू रिसीट हमारे पास होगी। अब जब अगले साल बजट पेश करेंगे ना फाइनेंस मिनिस्टर, तो फिर से ये रिवाइज एस्टिमेट आएगा 2025-2026 का, नेक्स्ट ईयर 2026 में आएगा, तो बताएंगे कि ये अचीव हुआ कि नहीं, या इससे कम है, 35 हो गया या 33 ही रह गया, 33 लाख करोड़ रह गया। ये देखो इस तरह से समझा करो, ठीक है, बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर 3 सालों का देखा जाए तो ये था 2023 वाले में, ठीक है, 27.3 हमारी रिसीट थी, फिर इंक्रीज़ हुई 2024 में 30.9 हुई, अभी एस्टिमेट लगाया जा रहा है 34.2 का, मतलब ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट, मतलब देश इस फील्ड में तो सही रास्ते पे है। अब कैपिटल रिसीट की बात करें, मतलब हमने कितना लोन लिया है, कितना डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है, उसकी बात करें तो ये तो हमने बताया कम होना चाहिए, चीज़ों को डिसइन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए, लोन कम लेना चाहिए। तो देखते हैं अभी कितना है ये। अभी हमने जो एस्टिमेट किया है वो 16.4 लाख करोड़ है हमारा कैपिटल रिसीट, ठीक है। अब देखो ये पहले कितनी थी, लास्ट ईयर प्रेडिक्ट किया गया था 16.9, और लगभग उतनी ही 16.3 रही हमारी, ठीक है, क्या चीज़, कैपिटल रिसीट। बाकी 2023 में 17.1 थी, मतलब ये डिक्रीज़ हो रही है, तो अच्छी बात है, कैपिटल रिसीट्स डिक्रीज़ होनी भी चाहिए, ठीक है। और देख लो, अब अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इंटरेस्ट सैलरी कितना दे रही सरकार, तो हमारा जो बजट एस्टिमेट है वो 39.4 है, 39.4 लाख करोड़ है, ठीक है, इस बार इतनी देंगे, ठीक है। 2024 में कितना प्रेडिक्ट किया, 37, और 37 ही रहा, मोटा मोटा जितना प्रेडिक्ट किया था उतना ही दे पाए, ठीक है। उसके पहले 34.9 था, तो ये चीज़ें बढ़ी हैं, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है धीरे धीरे, देखा जाए ना, बढ़ना अच्छी बात नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने बताया था आपको। वहीं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि बढ़ना चाहिए तो वो बढ़ भी रहा है, 15.5 हमारा एक्सपेंडिचर है, पहले 12.5 हुआ करता था, फिर 13.2 थोड़ा सा बढ़ा, अब 15.2 हम एस्टिमेट लगा रहे हैं इस साल का, ठीक है।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हम इंफ्रा पे ज़्यादा खर्च करने वाले हैं, ठीक है। 15.5 का टारगेट है हमारा। अब देखो जो हमारी टोटल रिसीप्ट है, टोटल रिसीप्ट मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट कितनी हो गई 34.2 लाख। कैसे भी करके रिसीप्ट तो है ना, ये कैपिटल रिसीप्ट है, रेवेन्यू गवर्नमेंट पास ये पैसा आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट पास 34.2 लाख करोड़ रेवेन्यू रिसीप्ट के तौर पे आ रहे हैं और 16.4 लाख करोड़ कैपिटल रिसीप्ट के तौर पे आ रहे हैं, मतलब 50.6 लाख करोड़ रुपए टोटल रिसीप्ट है गवर्नमेंट की, ठीक है। वहीं एक्सपेंडिचर, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर है, तो वो कहा जा रहा है कि 15.5 लाख करोड़ इस साल हमारा वो रहेगा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और 39.4 लाख करोड़ क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। टोटल 54.9 लाख करोड़ हमारा एक्सपेंडिचर होगा, मतलब हम जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे कम हमारे पास रिसीव हो रही मनी, तो मतलब हम डेफिसिट में हैं। कितने डेफिसिट में है, 4.3 लाख करोड़ के डेफिसिट में है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से पढ़ी जाती हैं, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें ट्रेंड दिखा रहा है, ठीक है। देखो ये जैसे अगर गवर्नमेंट मैंने था ना आपको, डेफिसिट में आ गई गवर्नमेंट की, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, तो क्या करना पड़ेगा, आरबीआई से लोन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ेंगी, ठीक है। और या फिर एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, AIIB, NDB, इन सब से हेल्प मांग के लोन लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको। अब देखो ये देख लो कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, ठीक है। अब रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये सब चीज़ें एक बार समझ लो। फिलहाल 2025-26 के आंकड़ों पे नज़र रखना, ये वाला है, ये जो ब्लू से है ना, ये 2025-2026 के बजट की बात हो रही है। तो अभी हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.4% ऑफ GDP है। क्या है, 4.4% ऑफ GDP है, याद रखना। इस साल फिजिकल डेफिसिट कितना बताया गया है, 4.4% ऑफ GDP है। लगातार हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है, कम हो रहा है तो अभी 4.4% ऑफ GDP है हमारा फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, और रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसीप्ट कम है, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है। तो अभी हमारा ये रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 1.5। तो बात होती है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। वैसे हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 1.5 है, बट हमारा जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो 0.3 है। तो ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, मैंने बताया रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, किसी को सैलरी देना, पेंशन देना, ग्रांट देना, ठीक है। अगर ग्रांट दे रहे हो, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है ना। सपोज आपने किसी स्टेट को ग्रांट दी, किसी स्टेट को पंजाब को आपने ग्रांट दे दी, पंजाब को ग्रांट दे दी, ठीक है। पंजाब को जितनी आपने ग्रांट दी तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया कि हमने पंजाब को कुछ हेल्प की है, मगर पंजाब ने उस पैसे की हेल्प लेके किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, मतलब रोड बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया, ठीक है, पंजाब ने एयरपोर्ट बनवा दिया, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना पंजाब गवर्नमेंट का। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है आप रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करते वक्त ऐसे पैसे को हटा दो जो हमने किसी स्टेट को दिया और उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लिया, क्योंकि वो तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्यों काउंट कर रहे हो। तो वो कहा जाता है अगर उसमें से हम ऐसे वाले ग्रांट्स को माइनस कर दें रेवेन्यू डेफिसिट में से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे यूज़ हो गई है बाद में स्टेट्स के द्वारा, तो वो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आएगा। समझ आ गया ना। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इसलिए हमेशा कम होता है रेवेन्यू डेफिसिट से, ठीक है, ये याद रखना, 0.3 है। अब बात करें प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट मतलब जो हमारा टोटल फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट टोटल है, उसमें से जितनी भी इंटरेस्ट अगर हमने कहीं पे की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी लोन लिया था, लोन कई सालों से गवर्नमेंट लेती आ रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैकलॉग वाले लोन्स हैं उनको भी, उनका भी इंटरेस्ट पे करती रहती है ना, अलग अलग देशों को, अलग अलग बैंक्स को। तो बोलती है कि फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करते हुए इंटरेस्ट पेमेंट को मत जोड़ा करो। वो तो हमारी गलती नहीं है ना, हमारे इस साल का तो नहीं है, वो तो बहुत सालों से बैकलॉग है लोन्स का, उसको हम पे कर रहे हैं। तो अगर वो हटा के ही फिजिकल डेफिसिट देखा जाए, इंटरेस्ट पेमेंट्स को, जो उधार लिया उस पर जो इंटरेस्ट देते हो उसको हटा के अगर फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट किया जाए तो उसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। तो आई होप आपको इन सब का डिफरेंस समझ आ गया होगा, और समझ आए हो तो कमेंट में बताओ कि हाँ समझ आ रहा है, ठीक है। बाकी ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी आपको। अभी ये देख लो लास्ट की एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हम डिफेंस में करते हैं, ठीक है, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारे देश की, डिफेंस में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। ये आंकड़े याद रखने ज़रूरी नहीं है, याद करने हैं तो कर लेना, ठीक है, UPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये आंकड़े याद रखना। बाकी ये याद रखना, ये टॉप 3 डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट और होम अफेयर्स, ठीक है, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट और होम अफेयर्स, इन तीनों पे आपको ध्यान रखना है। और बहुत प्राउड की बात ये है कि इस साल एजुकेशन और हेल्थ पे, एजुकेशन और हेल्थ हमारी टॉप 6 प्रायोरिटीज़ में आ रही हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ से देखा करो कि एजुकेशन और हेल्थ टॉप 6 प्रायोरिटीज़ में है, ठीक है। टॉप 3 क्या क्या है, डिफेंस, रूरल और होम अफेयर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर फोर्थ पे है, एजुकेशन हेल्थ। अगर ये टॉप 6 याद रख लिया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें देख लीजिएगा एक बार। तो ये हो गया।
नेक्स्ट बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिसने बस क्रिएट किया जिस न्यूज़ ने इस बजट में, वो ये था कि डायरेक्ट टैक्स, ये 12 लाख वाली बात है ना, आपने बहुत जगह न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीज़ तक है पर एनम, ठीक है, तो आपको ज़ीरो टैक्स देना है, आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है, आपको टैक्स पे नहीं करना है अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपीज़ पर एनम है, ठीक है। अब इसमें दो तरह के लोग होते हैं, या तो आप प्रोफेशनल सैलरी मिलती है आपको, ठीक है, आप जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है, सैलरीड क्लास हो, तो फिर आपको 12.7 लाख रुपये 12.75 लाख रुपीज़ तक टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस ओनर हो या आपका सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो फिर 12 लाख रुपीज़ से 1 लाख रुपये ज़्यादा की इनकम होते ही आपको टैक्स स्लैब में आ जाओगे, ठीक है। अब आप ये भी सोचोगे कि अगर 12 लाख के ऊपर 12 लाख तक ज़ीरो ही है, तो ये लगाए क्यों गए हैं 4 to 8 लाख 5%, 8 से 12 10%, ये लिखा क्यों गया है? जब 12 लाख तक जब फ्री है, ज़ीरो ही है, तो ऐसे क्यों लिखा गया है? देखो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। ये 12.7 लाख तक की छूट, 12.75 लाख तक की छूट क्यों दी गई है सैलरीज वालों को? 12.575 लाख तक की बात क्यों गई है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है आपको। आप गवर्नमेंट को पता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको कुछ पोर्शन ऑफ इनकम, ठीक है, वो उस पर टैक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ रेंट अलाउंस देना होता होगा, ठीक है, आपको कुछ हाउसिंग लोन लिया होगा उसका इंटरेस्ट देना होता होगा, आप कहीं लीव पे जाओ, ट्रैवल पे जाओ, ट्रैवल अलाउंस होते होंगे, इसलिए 75,000 एक्स्ट्रा गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है। जिस ऐसी इनकम देती है 75,000 जो सब्जेक्ट टू टैक्स नहीं होती है, इसलिए जो सैलरी वाले हैं उनको 75,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, 12 लाख में। तो अगर आपकी इनकम 12.75 लाख है, तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ तक ये जो है, ये चीज़ें हैं, यहाँ पे फिर ये क्यों लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया भाई 12% तक जीरो टैक्स, ऐसा लिख देते, तो ऐसा क्यों नहीं लिखा गया? ऐसा इसलिए नहीं लिखा गया कि 12.75 लाख ये है, ठीक है। और ये समझ लो कि गवर्नमेंट जो है वो लगभग 80% तक का रिबेट देती है आपको, ठीक है। 80% तक का क्या देती है? रिबेट देती है। रिबेट मतलब गवर्नमेंट जो है तरह तरह के डिस्काउंट, अगर आप सैलरीड इंसान हो तो आपको रिबेट मिलते हैं, ठीक है। मतलब आप ये जो टैक्स है, एक्चुअली आप टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट नज़र में, गवर्नमेंट ने आपका टैक्स माफ़ कर दिया, रिबेट कर दिया, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि आप टैक्स दे नहीं रहे हो, आपका टैक्स जो है रिबेट कर दे रही है गवर्नमेंट, इसलिए वो कहा जाता है कि ये लगेगा सब पे, बट गवर्नमेंट उतना पैसा अपनी तरफ से दे देगी। सपोज 60,000 है तो गवर्नमेंट उसको रिबेट कर देगी। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि क्योंकि ये स्लैब्स आगे वालों के कैलकुलेट करने के लिए काम आएंगे ना, इसलिए लिखे हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। बाकी ये क्लियर हो गया ना, 12 लाख का टैक्स, अगर 12 लाख तक की आपकी इनकम है और आप बिजनेस वाले हो, तो फिर आप जो है 12 लाख, सैलरीड हो तो 12.75 लाख, इसके ऊपर की इनकम है तो आप टैक्स स्लैब में आ जाओगे, वरना आपको ज़ीरो ज़ीरो टैक्स पे करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर 12.75 लाख है सपोज़, ठीक है, और आपकी 12.7 लाख तक ज़ीरो टैक्स देना है, सपोज़ आपकी सैलरी है 13 लाख है, ठीक है, मतलब 25,000 ज़्यादा है, इससे 25,000 रुपये ज़्यादा है ना 12.75 से। तो सपोज़ आपकी सैलरी 13 लाख है, 25,000 ज़्यादा है, तो फिर क्या आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा? तो गवर्नमेंट इस बात का ख्याल रखती है कि जो लोग मार्जिन पे रहें उनके लिए कुछ छूट है, तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ देती है गवर्नमेंट अप टू 60,000 रुपीज़ अबव द लिमिट, ठीक है। मतलब अगर कोई जैसे 12.75 लाख तक की लिमिट है जीरो टैक्स की, अगर किसी की सैलरी 3 लाख रुपीज़ है मान लो, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो 25,000 रुपये एक्स्ट्रा है ना, उसको एज अ पेनल्टी काट लेती है, ठीक है, पेनल्टी काट लेती है, मार्जिनल टैक्स के तौर पर ले लेती है, ताकि वो इस इतना जमा कर लोगे तो आप इस वाले टैक्स ब्रैकेट में आ जाओगे ना, फिर आपको ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा, वरना आपको 80,000 रुपये टैक्स पे करने पड़ते हैं। तो ये गवर्नमेंट ध्यान रखती है, और इसी को कहते हैं मार्जिनल टैक्स, जो गवर्नमेंट आपसे ले लेती है। जितने आपकी सैलरी ज़्यादा है तो इट्स बेटर टू पे 25,000 ना, ज़्यादा देन पेइंग 80,000, तो आपको इस टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए गवर्नमेंट इतना आपसे ले लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, इसी को बोलते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी अब देखते हैं, बजट अपने पढ़ लिया है, देखते हैं न्यूज़पेपर में और क्या क्या चीज़ें आई थी, ताकि हमारा एक बार रिवीजन भी हो जाए, कि हमें पता चल जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट। तो देखो की टेकअवेज दिए हुए थे न्यूज़पेपर में, तो वो देख लो क्या क्या चीज़ें थी। फिस्कल डेफिसिट मैंने बताया 4.8% है फाइनेंशियल ईयर 25 का, ठीक है, ये बस इतना याद रखना है। बाकी जन विश्वास बिल बना दिया मैंने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ठीक है। इसमें 100 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया रिलेटेड टू पेटेंट, ठीक है, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड 100 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज करके सिर्फ मॉनेटरी फाइन लगा दिया गया है, ताकि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स बनाया जाए स्टेट का। अच्छा हाँ, ये भी याद रखना कि स्टेट्स का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, कौन सा स्टेट कितना इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, इसका इंडेक्स बनाया जाएगा, ठीक है, ये लॉन्च किया जाएगा इस साल। बाकी टैरिफ रेट्स को रिवाइज किया गया, बताया ना मैंने, 7 तरह के टैरिफ रेट्स रिमूव कर दिए गए, राइट। और अभी कहा गया सेस को भी एक ही सरचार्ज लगाएंगे, ये सब चीज़ें याद रखना।
बाकी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 50 ईयर्स के लिए फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। पीछे बताया ना, वही सब चीज़ें हैं। देखो मतलब हमारे को छूटा नहीं, हमने सब पढ़ लिया। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स और मेडिसिन को फुली एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये भी हमने देख लिया। बाकी एक आर्टिकल था कि इंडिया में 200 कैंसर डे केयर सेंटर्स खुल तो रहे हैं, बट डॉक्टर्स एंड नर्सेस कहाँ से आएंगे, तो हमने ये भी पढ़ लिया कि 200 कैंसर डे केयर सेंटर्स खुल रहे हैं ना। ये सब चीज़ें याद रखना। और क्या क्या थे देखते हैं। बाकी ये भी देखिए, मैंने न्यूक्लियर वाला आपको बताया था कि टारगेट इंडिया का क्या है, 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जनरेट करना 2047 तक। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक आया था स्टेटमेंट। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी विल इंश्योर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज डेवलपमेंट इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसके तहत न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत हमारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, 5 बनाए जाएंगे इनिशियली 2033 तक, जिसके लिए 20,000 करोड़ तक का आउटले डिसाइड किया गया इस बार बजट में। ठीक है, बाकी मखानानॉमिक्स याद रखना कि मखाना बोर्ड बन रहा है बिहार में, बता दिया क्यों, क्योंकि बिहार कंट्रीब्यूट्स 90% ऑफ मखाना प्रोडक्शन। ठीक है, और अभी इसको एज ए सुपर फूड के तौर पे बहुत पॉपुलैरिटी मिली है ना, डिमांड में भी सर जाएगा, तो मौका देख के चौका मारा है बजट में, मखानानॉमिक्स शुरू कर दी है और मखाना बोर्ड बनेगा। ठीक है, स्वामी फंड 2 बता दिया मैंने आपको कि अफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग की स्कीम है ये। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ लेना, मैंने आपको पूरा बता ही दिया है कि कितनी बनानी है। अनदर 40,000 यूनिट्स आर टू बी कम्प्लीटेड इन 2025। अभी तक 50,000 डोलिंग यूनिट्स बनाई दी जा चुकी हैं अब। और ये रखना कि इसमें क्या था कि थ्रू अपार्टमेंट्स, जैसे होता है ना कि मिडिल क्लास को अपार्टमेंट लेना है, ईएमआई लोन लेना है ईएमआई पे। ठीक है, अपार्टमेंट लेना है, रेंट देना है, उन सब चीज़ों के लिए है। और ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी है, मतलब गवर्नमेंट, बैंक्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स ये सब मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करें इसमें, स्वामी में। याद रखना ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी की बात स्वामी स्कीम में। ठीक है, स्वामी स्कीम मतलब मिडिल इनकम हाउसिंग स्कीम है। ठीक है, ये याद रखना। बाकी मैंने जल जीवन मिशन के बारे में बताया था आपको, तो देख लो कि जो इंडिया है, इंडिया में 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, लेकिन इसके पास 4% ही फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं इंडिया के पास। ठीक है, इंडिया की रैंक 133 है। अगर पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो इंडिया की रैंक 133 है। ठीक है, और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर है। ठीक है, जो कि 20.1% ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। तो इंडिया देखो इतना ज़्यादा वाटर की वो मतलब स्कैर्सिटी है। अब देखिए आप, इसके लिए 2 मिशन लॉन्च किए गए थे, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन अमृत 2015 में, और जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है, इसका मतलब ये था कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिए जाएँ एवरी रूरल हाउस होल्ड तक 2024 तक। इसका टारगेट बढ़ा के अब क्या कर दिया गया है 2028। ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखना। यही चीज़ें जो रूरल के लिए जल जीवन मिशन था और अर्बन एरियाज़ के लिए क्या था, वाटर सप्लाई के लिए अमृत मिशन था। ठीक है, 2015 में लॉन्च हुआ था। तो ये चीज़ें देख लेना, एक बार याद कर लेना। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड टू अचीव आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का बता दिया ना मैंने आपको कि पल्सेस के लिए भी सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। अब हमें 3 तरह की पल्सेस बताई थी, वो देख लेना एक बार। और शिप बिल्डिंग का बता दिया इनके लिए भी कि हमें क्या करना है, 25,000 करोड़ का कॉर्पस जो है बनाना है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के तौर पे। ठीक है, 49% गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा और बाकी 51% प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, मतलब हमने सब कुछ पढ़ लिया जो न्यूज़पेपर में था। देखिए बाकी मैंने ये भी बता दिया आपको कि रूरल इंडिया में पोस्ट ऑफिस वाली बात है ना, उसके लिए पोस्ट ऑफिस को एज अ रूरल कम्युनिटी हब प्रमोट करना है, ताकि डीबीटी, कैश आउट, ईएमआई पिकअप, क्रेडिट सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सब पोस्ट ऑफिस के थ्रू पॉसिबल हो सके, इसको देख लेना। और मैंने बता दिया लाइफ सेविंग मेडिसिन को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, उड़ान स्कीम्स को रिवैम्प किया जा रहा है, जिसमें 120 नए एयरपोर्ट्स खोले जाएंगे। ठीक है, और छोटे छोटे हेलीपैड्स को सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे हिली एरियाज़ में, एस्पिरेशनल नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में। एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा बिहार में, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये सब चीज़ें देखिए, हमने सब देख लिया, पूरा बजट हमारा इस तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए एंड कमेंट बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन कीप लर्निंग, एन्जॉय लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।